स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबल वर्ड्स जो रात का इनका इलीगल एक्शन उसको कंडेम करना चाहूंगा अपने तमाम दोस्तों के साथ, और हम वंस अगेन हुकूमत से मुतालबा करेंगे कि वो फौरी तौर के ऊपर जिन लोगों ने ये जुर्म किया है उनको करार वाकई सजा दी जाए। इस बिल्डिंग को जो पीटीआई का सेंट्रल सेक्रेटेरिएट है इसको जारी हुआ और उस नोटिस की कॉपी ये आपके सामने है, मैं आपको ये दे के जाऊंगा और ये बराए मेहरबानी गौर साहब को खास तौर पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। उस वक्त पीटीआई की गवर्नमेंट थी। वेलकम टू न्यूज़ लाइन, मैं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। व्यूज़, हुकूमत के मुकाबले के लिए अपोजिशन भले ताकतवर और मुफीद ना हो, लेकिन पे दर पे हुकूमत ऐसे इक़दामात ले रही है और ऐसा लग रहा है कि हुकूमत ना सिर्फ अपोजिशन बल्कि दीगर फरीकैन को भी अपने खिलाफ मोर्चा जन होने पर मजबूर कर रही है और मौका फराहम कर रही है। हुकूमत फैसला एक के बाद एक जो है वो उनका फैसला जो है वो एक मुंह बोलता सबूत है इसी तनाजुर में। अब अगर बात की जाए पंजाब डेफिमेशन बिल 2024 की, तो उसके पास होने पर एक तनाज़ा जो है वो खड़ा हो गया है और सहाफ़ती हलकों में हुकूमती फैसले पर काफ़ी तशवीश पाई जाती है। ऐसे ही रऊफ़ हसन पर हमले के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल है कि जिसे पीटीआई एक बार फिर हुकूमत और इदारों पर उंगलियां उठाने के लिए इस्तेमाल कर रही है और इसी हमले को जवाज़ बनाकर एहतजाज के लिए भी सड़कों पर आने की धमकियां दे रही है। और अब इस्लामाबाद में पीटीआई सेक्रेटेरिएट पर सीडीए की कार्रवाई ने दोनों फरीकैन को फिर से आमने सामने ला खड़ा किया है। वैसे तो पीटीआई पहले ही अपनी जो हम ख्याल जमाते हैं उनको मिलाकर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन भी चलाना चाह रही है और भरपूर उसकी कोशिशें में भी है, लेकिन ताहाल वो तहरीक भी आगे बढ़ती नज़र नहीं आ रही क्योंकि मौलाना साहब उसका हिस्सा नहीं बने। अलबत्ता अब मौलाना के साथ हालिया मुलाकात में मौलाना ने भी अपनी शराइत पर अपोजिशन तहरीक का हिस्सा बनने का इंदिया जो है वो दे दिया है। ज़राए के मुताबिक मौलाना ने पीटीआई से अपने बानी चेयरमैन के मुताल्लिक यकीन दहानी चाहिए है कि वो एक बार एक ये फैसला कर लें कि एक वो बाइख्तियार कमेटी बनाएंगे जो एहतजाजी तहरीक के लिए जो है वो फैसले करेगी और बानी पीटीआई अपनी जमात की इस कमेटी के फैसलों को मानेंगे और इन फैसलों की पासदारी भी करेंगे। मज़ीद ये कि किसी नए प्लेटफॉर्म से हुकूमत मुखालिफ तहरीक का आगाज़ किया जाएगा। इस तमाम सूरत हाल पर जो है वो इस वक्त बात करेंगे और एक सवाल ये भी उठ रहा है कि अगर ये इत्तेहाद बन जाता है तो क्या ये हुकूमत के लिए किसी बहुत बड़ी मुश्किल का पेश क़ैमा हो सकता है, ख़ास तौर पर ऐसे वक्त में जब हुकूमत बैक वक्त बहुत से महाज पर अपने लिए जो है वो मुश्किलें क्रिएट कर चुकी है। इस पर बात करेंगे। ज़ैन कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है, आमिर में ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट है, सीनियर एनालिस्ट हैं, साथ ही साथ निहाल हाशमी साहब भी कुछ ही देर में हमें ज्वाइन करेंगे। तो गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करती हूँ ज़ैन साहब। एक तो चले हम हुकूमत से तो ये पूछेंगे ही, जो ये मसला आपकी सेक्रेटेरिएट वाला जो है वो चला है, नॉट इंडोर्सिंग इट एट ऑल, लेकिन जो ये लीगैलिटीज़ पे बात हो रही है कि जी वो आपको लीगल नोटिस जो हैं 20 में आया, 21 में आया, 22 में आया, लेटेस्ट जो है वो 23 में भी आया और अभी 10 मई को आपको नोटिस आया, तो आपके लोग ये नहीं मतलब इसको प्रीएम्प्ट नहीं कर रहे थे कि ये हो सकता है? अगेन आई एम नॉट इंडोर्सिंग द एक्शन, बिल्कुल उसको इंडोर्स नहीं कर रही। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करूँगा, आपने शो में दावत दी है। आज हमारी कोर कमेटी का जो इजलास था, हमने डिसाइड किया कि हमने वहीं पे होल्ड करना है और हमने आज गो के तूफ़ान का और बारिश भी बीच में हुई और आंधी भी चली, लेकिन उस माहौल के अंदर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मेरे ख्याल से एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है। हम डटे हुए हैं, डटे हुए तो हम हैं ही हैं, लेकिन आप इमारतें गिरा सकते हैं, आप हमारे रिजॉल्व को ख़त्म नहीं कर सकते। देखिए, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, ज़ाहिर है उसकी लीगैलिटी के ऊपर तो मुझे इतना नहीं पता, बट जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है और जिस अंडरस्टैंडिंग पे हमारे चेयरमैन बैरिस्टर गौहर साहब ने हमें बताया कि हमें आज तक कोई नोटिस नहीं सर्व हुआ उसका, और हमने उसको चेक भी किया, बल्कि उन्होंने इस हद तक भी कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर लिस्ट्स दी गई थी इंक्रोचमेंट की, प्रॉपर्टीज इन इस्लामाबाद जिन पर इंक्रोचमेंट हुई हुई है, हमने उससे क्रॉस रेफरेंस भी किया। उन लिस्टों के अंदर भी हमारी जो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट की बिल्डिंग है उसका नाम नहीं आता। तो अगर उन्होंने कोई नोटिस सर्व किए हैं, वो किसको किए हैं, प्रीवियस ओनर को किए हैं या क्या किए हैं, वो हुकूमत उसका बेहतर जवाब दे सकती है। एज फार एज वी नो, हमें कोई नोटिस नहीं आया। अब एक मिनट के लिए मान लेते हैं कि आपके नोटिस भी सर्व हुए, 4 सालों से हो रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नहीं नोटिस के ऊपर काम करें, ठीक है,
تو ایسی کیا قیامت آ رہی تھی کہ رات کے 12 بجے بغیر کسی کو بتائے، بغیر کسی سے پوچھے، پورے جاہو جلال کے ساتھ، بلڈوزرز کے ساتھ. میرا گھر بہت قریب ہے اس لیے مجھے وہاں جانے کا اتفاق ہو گیا، اور وہاں جا کر جب میں نے حالات دیکھے تو لٹرلی مطلب ہے بلڈنگ تو بلڈنگ درختوں کو بھی جڑوں سے اکھاڑ دی ہے، فینسیں بھی اکھاڑ دی ہیں. پورٹیبل ٹوائلٹس وہاں پہ پڑے تھے، پورٹیبل ہمارا وہاں پر جو سیٹ اپ پڑا تھا جس کو آرام سے ریموو کیا جا سکتا تھا اس کو بھی گرا دیا. تو لگ رہا تھا کہ کسی نے اپنا غم جو غصہ نکالا. لگ یہ رہا تھا کہ کوئی میسج دیا جا رہا ہے، اس کی لیگیلٹی جو ہے وہ مطلب کوئی اتنی نہیں تھی. اگر آپ لیگل فوٹنگ پہ تھے تو آرام سے اگلے دن صبح بھی آ سکتے تھے، کوئی بندہ آپ سے مذاکرات بھی کر سکتا تھا. اور ہم کورٹ میں بھی گئے ہوئے، اور انشاءاللہ منڈے کو ہمیں پورا یقین ہے کہ منڈے کو جو سیل ہوئی بھی ہماری بلڈنگ وہ کورٹ کے تھرو ہم اس کو بحال بھی کرا لیں گے. چلیں وہ دیکھتے ہیں. لیکن ابھی کچھ ہی دیر پہلے ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب نے جو ہے پریس کانفرنس کی، جس میں انہوں نے بتایا، گنوایا کہ نومبر 20، پھر 21، پھر 22، پھر 23 سپٹمبر، لاسٹ ہوئے سپٹمبر 23، اور پھر 10 مئی کو بھی آپ کو ایک نوٹس آیا. بٹ اب دیکھتے ہیں، آف کورس اٹس یور ورڈ اگینسٹ دیم، تو لیٹس سی کہ کیا آتا ہے. آٹومیٹکلی ہم نے پٹیشن فائل کی ہوئی کورٹ میں، وہ سب جوڈس ہو جائے گا، کورٹ میں جا کے پتہ چل جائے گا. جو میری انڈرسٹینڈنگ کا جو ہے نا، میری انڈرسٹینڈنگ میں، اور جو مجھے پارٹی کی طرف سے بتایا گیا ہے، ہمیں کوئی نوٹس ریسیو نہیں ہوا. تو اگر انہوں نے کوئی نوٹس دیا ہے اس کا ان کے پاس ثبوت بھی ہوگا کہ کوئی ریسیونگ ہوگی، کوئی ڈائری نمبر ہوگا، کوئی شواہد ہوں گے، وہ کورٹ میں کلیئر ہو جائے گی. بالکل صحیح ہے. But this has to be said کہ یہ حرکت بڑی فضول ہے. اگر ایسی کوئی چیز تھی بھی تو آرام سے منڈے کو آ سکتے تھے اور آ کے بات کر سکتے تھے. جو ای ڈی سی صاحب موجود تھے وہاں پہ، یا دیگر اہلکار سی ڈی اے کی طرف سے موجود تھے، وہ آ سکتے تھے. ہر چیز کو جو ہم کہتے ہیں نا، there's always a better way of doing things. وہ انہوں نے نہیں کیا. Fair enough. عامر جاز صاحب آپ کی طرف آتی ہوں. اگین without going into the legalities کہ کیا تھا کیا نہیں ہے، اگین اٹس پی ٹی آئی ورسز پی ایم ایل این حکومت، اور دونوں کا اپنا اپنا موقف ہے. دونوں کہہ رہے ہیں جی کچھ، وہ کہہ رہے ہیں ہم بھی لیگل سٹینڈنگ ہماری جو ہے وہ بڑی اسٹرانگ ہے، حکومت کہہ رہی ہے ہم بھی لیگلی اسٹرانگ ہے، تو اس میں نہیں جاتے. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ، کیا اتنی جو ہے جو زین صاحب یہ بات کر رہے ہیں، ایک ایشو پہلے ہی جو ہے وہ رؤف حسن صاحب کا چل رہا ہے. ایک پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے. اس کے بعد جو طریقہ کار ہے کہ رات کو آپ رات کے اندھیرے میں جاتے ہیں، آپ پورا جو ہے وہ مشینری لے کے اور آپ اکھاڑ پھینکتے ہیں، سب کچھ انلیگل ہے، ہم اس کو انڈورس نہیں کر رہے، آپ اس کو بے شک ڈیمولش کریں. بٹ طریقہ کار، ٹائمنگ، آپٹکس کے لیے کتنا خراب ہے، اسپیشلی ایک ایسی حکومت کے لیے جو کہہ رہی ہے کہ جی اب ہم سب کو مل بیٹھ کر جو ہے وہ کرنا چاہیے، اس ملک کو آگے لے کر جانا ہے، ہمیں پولیٹیکل اسٹیبلٹی چاہیے. مطلب اس کی جو کال آف فیل ہے اس میں تو کمپلیٹ تضاد نظر آتا ہے. ہماری اس واقعے سے قطع نظر اگر پاکستان کے آپ بڑے منظر نامے پہ نظر ڈالیں تو آپ کو پتہ ہے کہ جی بہت زیادہ محاذ آرائی ہے. آپ نے جو اپنے ابتدائی کلمات میں بڑی اہم بات کہی کہ ایک تو ظاہر ہے کہ ان کے مخالف ہیں حکومت کے، لیکن ان سیگمنٹس آف سوسائٹی کو بھی ناراض کیا جا رہا ہے، کہ پرووک کیا جا رہا ہے کہ جس سے آپ بچ سکتے تھے. تو ایک بظاہر غیر مقبول حکومت مزید غیر مقبول اقدامات کر رہی ہے. پاکستان کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ پاکستان کو اس چیز کی ضرورت ہے کہ یہاں پر سیاسی استحکام آئے، یہاں پر جو محاذ آرائی کی سیاست جاری و ساری ہے گزشتہ 2-2.5 سال سے، بلکہ اس سے بھی زیادہ، اس کی آنچ میں کمی آئے. جب تک یہ نہیں ہوگا، یہ جو خواب ہے ہمارا خواب کہ جی ایس آئی ایف سی جو ہے ڈیلیور کرے گی، یہاں پہ بیرونی سرمایہ کاری آئے گی، ایسا کچھ نہیں ہونے جا رہا. اب جب اس طرح کے اقدامات ہوں گے کہ اسلام آباد جو محفوظ ترین شہر ہم کہتے ہیں کراچی والے کہ جتنا اچھا شہر ہے ماشاءاللہ، وہاں پہ نہ آوارہ کتے ہیں نہ اسٹریٹ کرمنل ہیں، اور ہم تو کراچی سے موازنہ کرتے ہیں، لیکن وہاں پر جب رؤف حسن صاحب پہ جیسا ایک حادثہ ہوا، ان پہ حملہ ہوا، تو یہ چیزیں جو ہیں مطلب ایک بڑا عجیب اور غریب آپٹکس لے کر آتی ہیں، بڑے منفی آپٹکس ہیں. یعنی کہ وہ آپٹکس یہ ہے کہ جی ہمارا وہ شہر جس کو ہم کہتے ہیں کہ اسلام آباد دا بیوٹیفل، وہ بھی جو ہے محفوظ نہیں ہے. اور یہ پیغام صرف میرے خیال میں سیاسی مخالفین کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ دنیا بھر کے سرمایہ کاروں کے لیے ہے، جو ڈپلومیٹس ہیں ان کے لیے ہے. مطلب یہ انٹینڈڈ ایک پیغام دیا انہوں نے، جس نے بھی کیا یا کروایا. عامر جاز صاحب قطع کلامی کی معافی، آپ بالکل جب ڈپلومیٹس کی بات کر رہے ہیں، اس سے ایک دن پہلے جب ان کے سیکریٹریٹ پہ ریڈ ہوا تو اس وقت یو این کی ٹیم بیٹھی ہوئی تھی، حماد اظہر صاحب کو ڈھونڈنے کے لیے جو ہے وہ ایک دم سے ایک کمرہ دوسرا کمرہ چھاپے مارے جا رہے تھے. سوچیں کہ ان پہ کیا جو ہے وہ امپریشن آیا ہوگا. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جو آپٹکس ہیں بہت غلط ہیں. اچھا اگر فرض کریں کہ کوئی اس میں باقی ٹرانسجینڈر ملوث تھے یا کوئی ایسا مطلب ہے کہ فارغ العقل آدمی کی حرکت کی، تو اس کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے. اور یہ سوال بنتا ہے کہ جی کیسے ہو رہا ہے اسلام آباد میں، کیسے ہو رہا ہے؟ یہ شہر ناپرساں کراچی تو نہیں ہے کہ جو مرضی ہو جائے. ہم تو اسلام آباد کو بڑے فخر سے دیکھتے تھے، بڑا ہم کہتے تھے جی محفوظ شہر ہے ماشاءاللہ ہمارا.
تو یہ جو اس کی جو ایک ریپوٹیشن کو داغ لگ رہا ہے، تو یہ اس طرح کے جو میں سمجھتا ہوں کہ کوتا بینی والے جو ہے شارٹ سائٹڈ جو ہیں آپ کے اقدامات کرتے ہیں، جیسے کہ بالکل صحیح کہا کہ ہو سکتا، جیسے میں آپ کی بالکل آواز میں لاؤں گا، کہیں پہ بھی تجاوزات ہیں، کہیں پہ بھی کوئی انلیگل کام ہو رہا ہے، اس کے خلاف قانون کو حرکت میں آنا چاہیے، لیکن قانون کو تو دن کے اجالے میں حرکت میں آنا چاہیے، قانون کو تو مطلب ہے روشنی میں، اور وہ جب کہتے ہیں جب آپ جسٹس کرتے ہیں، انصاف کرتے ہیں، تو لوگ اس پہ تالیاں بجاتے ہیں، کہتے ہیں دیکھیں جی کتنی زیادتی ہوئی، کہ یہاں پر جیسے میں آپ کو کہوں کراچی میں مطلب انگنت پارکس ہیں، کراچی میں مطلب وہ پلے گراؤنڈز ہیں جن پہ قبضہ ہوا ہے، بھائی ان کو اگر آپ کرتے تو میں کہتا ہوں ایک ترجیحات کی بات ہوتی ہے، اسلام آباد میں بھی یقیناً ایسی جگہیں ہوں گی کہ جو پبلک انٹرسٹ کی ہوں گی، عوام کی ہوں گی، یا اگر آپ کو پتہ ہے کہ ایکسپلوسیو صورتحال ہے ہمارے یہاں، تو اس میں آپ مزید پرووک کریں گے، جیسے آپ نے درست کہا کہ ایک طرف آپ پیغام دیتے ہیں کہ چلیں گفتگو کرتے ہیں، ہم مل کر آگے بڑھتے ہیں، پاکستان کا سوچتے ہیں، لیکن مجھے نہیں لگ رہا کہ ہماری حکمراں اشرافیہ جو ہے پاکستان کا سوچ رہی ہے، یہ ہماری ایک اجتماعی ناکامی ہے حکمراں اشرافیہ کی، کہ آج پاکستان اتنا بدحال ہو چکا ہے، اور پاکستان پہ سے جو پڑھے لکھے پاکستانی ہیں، آپ دیکھیں کہ جس طرح سے بچے باہر بھاگ رہے ہیں ہمارے، تو ان کا جو ایک کہتے ہیں اعتماد جو ہے آپ نے ہلا دیا ہے، کہ پاکستان جس کے بارے میں مطلب ایک لین ایفیشنٹ مضبوط ملک بن سکتا ہے، بڑے زبردست لوگ ہیں ہمارے اس ملک کے، لیکن آپ نے لوگوں میں ایک نا امیدی، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ جب انصاف نہیں ہوتا، قانون پہ عمل نہیں ہوتا، آپ دیکھتے ہیں کہ زور زبردستی سے کام ہوتا ہے، اور وہ لوگ جن کو کہا جاتا ہے کہ جی دے آر پارٹ آف دا پرابلم، اور وہ پارٹ آف دا سولوشن بن کر آ گئے ہیں، چلو اللہ نے آپ کو موقع دیا تو اب تو صحیح کام کریں، آپ اب تو صحیح کام کریں، اب تو آپ انکساری سے عوام کا درد دل میں رکھ کر کام کریں، پاکستان کے لیے کھیلیں، کوئی تو نکلے پاکستان کے لیے کھیلنے کے لیے۔ یہاں لگتا ہے کہ ہم سب جو ہیں اپنے مفادات، جو سیاسی مفادات ہیں چھوٹے موٹے، اس میں پہ بھی تنقید ہو سکتی ہے، اس میں نون لیگ پر بھی، پیپلز پارٹی میں، سب کی بات کر رہا ہوں، لیکن زیادہ ذمہ داری مالیہ حکومت کی آتی ہے، جس کے پاس اختیار ہے اور جس کے پاس طاقت ہے کہ اس کو جو ہے توازن کے ساتھ، میانہ روی کے ساتھ جو ہے اپنا ہر کام کرنا چاہیے، اور جب تک وہ نہیں کریں گے تو پاکستان اسی طرح کی ایک، میں کہتا ہوں نا کہ ہم بد سے بدتر، آپ ایک طرف کہہ رہے ہیں جی وہ یو اے ای سے ہمارے پاس 10 بلین آئیں گے، سعودی عرب سے سرمایہ کاری آئے گی، لیکن سرمایہ کار محفوظ پاکستان اس کو چاہیے، اور بیرونی سرمایہ کار سے پہلے اپنے مقامی سرمایہ کار کو تیار کریں کہ وہ یہاں پہ سرمایہ کاری کرے، شریف خاندان آ کے سرمایہ کاری کرے، ڈار صاحب کی جو باہر ہے ماشاءاللہ بزنسز ہیں، وہ یہاں پہ سرمایہ کاری کریں، ان کی سب کے بہت بڑے بڑے بزنسز ہیں، شریف خاندان کے بھی، زرداری خاندان کے بھی، وہ کیوں نہیں کرتے سرمایہ کاری یہاں پر، وہ کیوں نہیں پہلا مطلب قدم اٹھاتے؟ فیئر پوائنٹ، اور آپ نے جو بات کی ہے کہ واقعی اونس جو ہے وہ حکومت پہ ہے، حکومت سے نہال ہاشمی صاحب کیا ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں پروڈیوسر صاحب، یا وہ ابھی تک فون نہیں اٹھا رہے ہیں؟ میں ڈاکٹر میرا خیال ہے ان کا، ہاں جی پلیز۔ دیکھیں، آپ نے ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی، اور آپ نے کہا کہ حکومت کے کال اور فیل میں فرق نظر آ رہا ہے۔ میں آپ کو ڈے ون سے کہہ رہا ہوں کہ مفاہمت کی یہ بات کرتے ہیں، ریکنسیلیشن کی بات کرتے ہیں، بٹ ان کی کال میں اور فیل میں فرق ہے۔ اب پچھلے 2-3 دن کے ہی، جیسے عامر بھائی نے بھی ذکر کر دیا، اگر ہم پچھلے 2-3 دن کے ایونٹس لے لیں، سب سے پہلا ایونٹ ہے رؤف حسن صاحب کے اوپر اٹیک۔ رؤف حسن صاحب کے اوپر جو اٹیک ہوا، اس کی جتنی ہر بندے نے مذمت کی ہے، بٹ فیکٹ آف دا میٹر از، حقیقت یہ ہے کہ آج بھی ایف آئی آر ان کی مدیت میں نہیں ہے، آج بھی ایف آئی آر میں جن کو وہ نامزد کرنا چاہ رہے ہیں وہ نہیں ہے، جو فیکٹس وہ بتانا چاہ رہے ہیں وہ نہیں ہے، تو وہاں پر تو اسلام آباد پولیس کا کیا ویسے ہی فیکٹس اور ایف آئی آر وہ کٹوانا چاہ رہے ہیں جیسے بانی پی ٹی آئی کے ٹائم پہ کٹنا چاہ رہی تھی؟ میں پوچھ رہی ہوں، نہیں، ان کو موقع تو دینا تاکہ وہ اپنی بات تو، اس وجہ سے نہیں کٹ رہی، just for my understanding. No, this is a genuine question I'm asking you. ہاں مجھے نہیں پتا کہ ان کے فیکٹس کیا ہیں، وہ تو اپنے فیکٹس خود ہی بتائیں گے، بٹ فیکٹ دا میٹر از کہ واقعہ رونما ان کے ساتھ ہوا ہے، ان کا حق بنتا ہے کہ ایف آئی آر جو بنیاد انویسٹیگیشن کی وہ ان کے نام سے ہو، وہاں پہ تو پولیس جو ہے لیتو لال سے کام لے رہی ہے، لیکن آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اگلے ہی دن، جس کا آپ نے خود ذکر کر دیا، سینٹرل آفس کے اندر یو این کا ڈیلیگیشن آیا ہوتا ہے، سینٹرل آفس کے اندر اسلام آباد پولیس جو ہے بغیر وارنٹ کے گھس جاتی ہے، وہاں پہ ریڈ کرتی ہے، کہ کمرے میں جاتی ہے، ان کو بھی تماشا دکھاتی ہے، پوری دنیا کو بھی تماشا دکھاتی ہے، وہاں پر اتنے پرو ایکٹیو ہیں، یہاں پہ بالکل ایکٹیو نہیں ہے۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ آپ دیکھتے ہیں کہ کل ایک بڑا انٹرسٹنگ کام ہوا ہے، وہاں پر ان کو حماد اظہر صاحب نہیں ملے، انہوں نے حماد اظہر صاحب کے لاہور گھر پہ چھاپا مارا ہے، لاہور گھر پہ چھاپا مار کے 2 حماد اظہر صاحب کے ذاتی ملازموں کو اٹھا لیا، اور اس سے بھی زیادہ دلچسپ بات جو ہے، حماد اظہر صاحب کا جو پالتو کتا ہے
उसको भी उठा के ले गए। अब मुलाजमीन को उन्होंने जाके सड़क पे छोड़ दिया और कुत्ता जो है वो आज भी साथ ले गए, पता नहीं कुत्ते से क्या इंटरोगेशन करना चाहते हैं। तो पॉइंट ये है कि जब ये सारी चीजें इन टोटलिटी आप देखें कि जी सेंट्रल सेक्रेटेरिएट को गिरा देना, रऊफ हसन साहब के साथ इतना बड़ा सानिया हुआ है कि लिटरली मतलब है ये कोई एग्जैजरेट करने वाली बात नहीं है, लेकिन वाकई कातिलाना हमला हुआ गया। 2 इंच नीचे होता खुदा ना खास्ता ब्लेड तो इट कुड हैव बीन फेटल फॉर हिम। तो उनकी मुद्दत में वो नहीं हो रहा। हमाद अजहर का आपको इतनी जरूरत पड़ गई है कि उनके ऊपर आप छापे मार रहे हैं बगैर वारंट के, उनके घर में घुस रहे हैं। अनाउंसमेंट कर दी ना कि अब मैं निकला हूं और सब निकलेंगे, तो उन्होंने कहा कि जी अब जरा ये कानून हरकत में आ रहा है ना। तो अच्छा, अब जैसे आमिर साहब फरमा रहे हैं कानून हरकत में आए, लाख दफा है कानून हरकत में आना, कोई नहीं कहता, लेकिन कानून के हरकत में आने की भी कोई टाइमिंग्स होती हैं, कोई तरीकाकार होता है। रात के 12 बजे अगर कानून ने हरकत में आना है या किसी के घर में घुस के उनके जाती जो पेट्स हैं उनको उठा के कानून ने हरकत में आना है, ये जब इसको आप इन टोटलिटी देखते हैं तो फिर वही वाली बात जो मैंने आपसे शुरू में की, इनके कॉल और फेल में फर्क नजर आता है। ये दिखाते, वो कहते हैं ना खाने के दांत और चबाने के दांत और, इनकी वो वाली कहानी है। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हुकूमत अगर हमारे साथ अब कुछ ही देर में निहाल हाशमी साहब ज्वाइन कर लेंगे तो उनसे ज़रूर ये पूछेंगे कि एक तरफ जो है वो बात हो रही है स्टेबिलिटी की, स्टेबिलिटी आनी चाहिए, दूसरी तरफ जब इस तरह के इक़दाम होंगे तो उससे स्टेबिलिटी तो नहीं, मज़ीद इंस्टेबिलिटी ज़रूर आएगी। अच्छा, आमिर ज़ैद साहब, ज़रा अतातार साहब जो कुछ कह रहे हैं, क्योंकि बात इन्वेस्टमेंट की बहुत ज़्यादा हो रही है, ज़रा वो सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं, फिर आपकी तरफ आती हूँ। सिर्फ कल ये कमिटमेंट हुई $10 अरब की। अगर आपने यूएई की जो मुत्तहिदा अरब इमारात की ऑफिशियल न्यूज़ एजेंसी है, अगर आप उसका प्रेस रिलीज का मुशाहिदा करें तो उन्होंने लफ्ज एलोकेट इस्तेमाल किया है कि वी हैव एलोकेटेड $10 बिलियन। अब इशू ये है, हमारे जो मुखालिफिन हैं उनको ये बात हजम नहीं हो रही। ये $10 अरब का जो मुख्तस किया गया है, ये सरमायाकारी के लिए मुख्तस किया गया है। शहबाज शरीफ साहब बतौर वज़ीर आज़म जहां भी गए हैं, उन्होंने कहा है कि हमें ना एड चाहिए ना लोन चाहिए, हम बिल्कुल कोई माली इमदाद ना लेना चाहते हैं ना लेने आए हैं। अच्छा आमिर ज़िया साहब, ये सिर्फ हमारी हुकूमत नहीं बल्कि इस वक्त यूएई के जो पेपर्स हैं वो भी कैटेगोरिकली यही लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं कि जी एलोकेटेड का लफ्ज़ जो है इस्तेमाल हो रहा है, बिकॉज अभी तक MOUs का जो है वो लफ्ज़ इस्तेमाल होता आया था। पिछले हफ्ते आप भी थे, साथ प्रोग्राम में बात हो रही थी कि MOUs से अब जो सऊदी डेलीगेशन है या सऊदी जो क्राउन प्रिंस हैं वो सख्त इस वक्त जो है वो इरिटेटेड हैं। दैट्स वाई उन्होंने अपना जो दौरा था वो मनसूख भी कर दिया, पोस्टपोन कर दिया रादर, क्योंकि MOUs से बात नहीं चलेगी। ये एलोकेशन का जो लफ्ज़ है ये लगता है कि इट्स स्टेप इन द राइट डायरेक्शन या एक स्टेप आगे है। अगेन उस स्टेबिलिटी के बगैर कि एक जमात लेट्स सपोज के सड़कों पे है या एहतजाज जो है वो चल रहे हैं या सहाफ़ी जो है वो एहतजाज कर रहे हैं और उस माहौल में जो है वो एक डेलीगेशन आ रही है जो इन्वेस्टमेंट करने के लिए पाकिस्तान में आ रही है, तो उस पर क्या इंप्रेशन पड़ेगा? देखिए, बड़ी हेडलाइन के तौर पे तो बड़ी अच्छी बात है, बड़ी मुस्बत बात है कि पाकिस्तान में $10 अरब की सरमायाकारी का उन्होंने एक वो किया है, ऐलान किया है, अच्छी बात। लेकिन हमें पता है कि जब सरमायाकारी कहीं पे होती है तो उसके मुख्तलिफ स्टेप्स होते हैं। जैसे एक स्टेप MOU होता है, फिर लेटर ऑफ इंटेंट साइन होता है, फिर ड्यू डिलिजेंस हो रही होती है, तो एक पूरा एक चेन ऑफ इवेंट्स होती है। वो ये नहीं होता है कि आप जेब में पैसे लाए और आपने दे दिए, और फिर उसमें ये होता है कि किस किस्म की सरमायाकारी में पैसे लग रहे हैं। यानी कि सरमायाकारी का मतलब, जैसे पाकिस्तान की ख्वाहिश ये है कि अगर FDI आएगा तो उससे हमारे मतलब है जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो क्या बढ़ेंगे, लेकिन अगर नए प्रोजेक्ट्स में आती सरमायाकारी तो बहुत सारी जो रकम होती है वो मशीनों के लिए होती है जो इंपोर्ट की जाती है, और कुछ रकम इसलिए होती है वो 20% 30% ऑफ अ प्रोजेक्ट होती है जो सिविल वर्क्स का होता है, वो भी स्टैगर होकर आता है 1 साल 2 साल 3 साल में। ये इन तमाम सवालों का जवाब हमें चाहिए, लोगों को चाहिए, हुकूमत को बताना चाहिए कि सरमायाकारी नए प्रोजेक्ट्स में हो रही है या प्राइवेटाइजेशन के लिए आ रही है, हम अपनी कोई चीज फरोख्त कर रहे हैं, कहाँ पे हो रहा है, तो ये वजाहत बड़ी जरूरी है। फिर हमें ये भी समझना चाहिए, देखिए पाकिस्तान में जो रिकॉर्ड सरमायाकारी हुई थी FDI, वो हुए थे 2007 में और 2008 में, और वो रिकॉर्ड आज तक नहीं टूटा है। वो 5.49 बिलियन का था, या दूसरा अगले साल 4.39 का था, अगर एक आध मिलियन कुछ का फर्क कर रहा हूँ, लेकिन $5 बिलियन था। ठीक है, वो था मुशर्रफ साहब का दौर, और उसमें सिर्फ मतलब ये नहीं हो रहा था कि रियासतें आके कर रही थी, बल्कि प्राइवेट सेक्टर आ रहा था, टेलीनॉर आ रहा था, कंपनीज आ रही थी, क्योंकि एक मजबूरी एक बना हुआ था, फजा बनी हुई थी। वो रिकॉर्ड अभी तक नहीं टूटा। पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई, फिर नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट आई, फिर PTI की गवर्नमेंट आई, वो अभी तक बरकरार है। और जो बड़ा रिकॉर्ड है, मतलब हालांकि पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए $5.5 बिलियन कोई बड़ी रकम नहीं होनी चाहिए, लेकिन अभी तक वो कायम।
تو اب جب یہ باتیں کریں تو اس میں وضاحت بہت ضروری ہے. دیکھیں پرائیویٹائزیشن اگر کریں گے تو یقیناً اس کے پیسے آ جائیں گے اور اس کے آپ کو جو فورن ایکسچینج ریزروز ہیں وہ بوسٹ ہوں گے. لیکن پرائیویٹائزیشن کے اپنے پھر مطلب مسائل ہوتے ہیں, کتنی تیزی کے ساتھ کرتے ہیں. آخری بات جو بڑی اہم ہے کہ جو ہماری عرب کنٹریز ہیں, عرب کنٹریز جو ہے نا وہ ان کے پاس پیسے بہت ہیں, لیکن وہ جب سرمایہ کاری کرتے ہیں کہیں پہ وہ ایک محفوظ جگہ پہ, یعنی کہ ان کی جو سکسس سٹوری ہوتی ہے وہ کنٹرولڈ انوائرمنٹ پہ ہوتی ہے. اب اتصالات پاکستان میں آیا پی ٹی سی ایل میں, تو وہ پروفٹ ارننگ کمپنی تھی, آج وہ لاس میکنگ کمپنی ہے, اور $800 ملین جو پاکستان کو وصول کرنے تھے آج تک ڈسپیوٹڈ ہے. دہائیاں گزر گئیں, مطلب وہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا کیونکہ ان کا لیوریج ہوتا ہے عرب کمپنیز کا. تو اتنی آسان نہیں ہوتی ہیں چیزیں. اچھا پھر ان کے پاس کوئی انوویشن اس طرح کی نہیں ہوتی جو مغربی ممالک کے پاس ہوتی ہے ان ٹرمز آف ٹیکنالوجی اور مینجمنٹ کے حوالے سے نا, انہی پہ بھروسہ کرتے ہیں. تو دے آر یوزڈ ٹو آپریٹنگ ان اے سیکیور انوائرمنٹ. یہ سعودی عرب میں یہ لوگ سکسیس ہیں, یو اے ای میں سکسیس ہے. ہمارے یہاں تو ایک مطلب ہے ٹریڈ یونین بھی ہوتی ہے, سیاسی چپکلش بھی ہے, مزید ہم پیدا کر رہے ہیں. تو سوالات بہت سارے ہیں, لیکن خدا کرے کامیاب ہو, کوششیں ہیں وہ اس پہ آگے جا کے ضرور ڈیلیبریٹ کریں گے, کیونکہ ایس آئی ایف سی کا بتایا گیا جی فورم جو ہے وہ اسی لیے ون ونڈو آپریشن ہو, چیزیں سموتھلی چلے. نہال ہاشمی صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا. نہال ہاشمی صاحب, کیونکہ آپ تھوڑا لیٹ آپ نے جوائن کیا ہمیں, ہم بات کر رہے تھے آج سارا دن جو ہے وہ ہیڈ لائنز میں جو پی ٹی آئی کے سیکریٹریٹ پر ہوا ہے وہ چلتا رہا ہے. لیگیلٹیز میں جائے بغیر بے شک نوٹس جو ہے وہ ان کو سرو ہوئے تھے, اور اس سے کوئی میں آپ کی بات کو ڈینائی نہیں کرتی. وہ کہہ رہے ہیں, حالانکہ پی ٹی آئی اس وقت کہہ رہی ہے کہ ہمیں نوٹسز نہیں آئے تھے, بٹ لیٹ می ٹیک یو ایٹ یور جو آپ کا اوپینین ہے اس کو فیس ویلیو پہ لیتی ہوں, آپ کا جو پرسپیکٹیو ہے فیس ویلیو پہ لیتی ہوں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سرو ہوئے ہوں گے نوٹس, 4 نوٹسز گئے ہیں, بٹ جس طرح یہ کاروائی ہوئی اگر واقعی ہی نوٹس گیا ہوا تھا تو دن دہاڑے آ جاتے, رات کے اندھیرے میں آ کے یہ اتنی جو ہے وہ توڑ پھوڑ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ مطلب یہ دن دہاڑے بھی آ کے کام جو ہے وہ کیا جا سکتا تھا. آپ کو نہیں لگتا کہ آلریڈی ایک انسینسڈ انوائرمنٹ ہے, اور اس میں جب اس طرح کی حرکتیں, مطلب ابھی رؤف حسن صاحب کا جو واقعہ ہے وہ پرانا نہیں ہوا تھا, یہ ایک نئی چیز آ گئی ہے. آپ کی حکومت نیا محاذ آئے دن کھولی جا رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہسٹری ریپیٹس, اور ایک ہمارا جو مائنڈ سیٹ ہے, نیشنل مائنڈ سیٹ, میں ہر چیز سے ہٹ کر کے بات کروں گا. ایز اے پاکستانی ہمارا جو نیشنل مائنڈ سیٹ ہے وہ گزشتہ 40-50 سال سے, بلکہ اس سے زیادہ عرصے سے چینج ہی نہیں ہوا. ہماری جو سول بیوروکریسی ہے وہ شاہ سے زیادہ شاہ کی وفاداری کرتی ہے. اکثر و بیشتر کوئی غلط کام کر جائے, مگر فائنل جو قیمت ادا کرنی پڑتی ہے وہ عام لوگوں کو اور اس کے بعد سیاستدانوں کو. تو جو لوگ بیچ میں جو یہ سب کچھ وارداتیں کر جاتے ہیں وہ کئی وقت میں, بلکہ اکثر وقت میں وہ اپنے ڈومین سے باہر نکل کے کھیلتے ہیں. ہمارے یہاں بدقسمتی سے اب تک ہم چیزیں ٹرانسپیرنٹ نہیں کر رہے ہیں, ہم بہتری کی طرف نہیں جا رہے ہیں. مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ آئدر سائڈ, ہمارے بھی دوسرا سائڈ جو ہے وہ بھی پھر کافی اس کو ایک پوائنٹ بناتا ہے پروپیگنڈا کرنے کے لیے, مظلوم کارڈ کھیلنے کے لیے. ہم نے دیکھا تھا کہ عمران خان صاحب جب اقتدار میں آئے تھے تو انہوں نے بہت سارے وعدے کیے تھے, پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے بڑے سارے وعدے کیے تھے. ہم نے دیکھا تھا کہ محمد نواز شریف صاحب کے گھر پہ کیسے وہ دیوار کو توڑنے آئے تھے, کرین لے کے آئے تھے. ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ ہم نے ماضی کا ہمارا تلخ تجربہ ہے کہ محمد نواز شریف صاحب کے گھر کو کس طرح سے گورنمنٹ نے ہتھیا لیا تھا اور کس طرح سے اس کو اولڈ ہوم بنا دیا تھا. تو ہم بہت سارے, اسحاق ڈار صاحب کا تھا, جی ڈار صاحب کا, ہاں اسحاق ڈار صاحب کا گھر, ان کے بینک اکاؤنٹ سارا سیز ہو گیا, ان کے گھر کو بالکل یہ کر دیا. تو ایسے نیشن ہمیں ابھی سیکھنے کی ضرورت ہے. ہمیں پیٹیزن ہو کے پیٹیزن سے باہر نکلنا ہے. قطع کلامی کی معافی, میں آپ جو کہہ رہے ہیں اس کو میں ڈینائی نہیں کروں گی. یہ تو میرا خیال ہے ہماری جو سیاسی پارٹیز ہیں ان کا شیوا ہے کہ ٹٹ فور ٹیٹ ری ایکشن جو ہے نا وہ نظر آتا ہے. بٹ ابھی آپ نے ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی, آپ نے کہا ہماری جو سول بیوروکریسی ہے وہ شاہ سے زیادہ شاہ کی وفادار ہے. کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اقدامات کسی نے دیے نہیں ہوں گے, انہوں نے خود سوچا ہوگا کہ اچھا ٹھیک ہے ہم ذرا واہ واہ اپنی کروا لیں, یا بڑے حصے جو ہے بڑے صاحب جو ہیں بہت خوش ہوں گے؟ یہ میرے لیے کہنا قابل وقت ہے, مگر ماضی اس بات کی شواہد ہے کہ ماضی میں اکثر یہ ہوا ہے کہ کام کرنے کے بعد شاباشی لینے آتے کہ سر ہم نے یہ کام کر دیا, آپ کے جو پی ایم صاحب آج ہم نے کر دیا. میں آپ کو ذاتی بتا رہا ہوں, ذاتی میرے ساتھ بھی کئی بار ہوا کہ
हमारे जो चाहने वाले होते हैं राइट लेफ्ट में, वो कहते हैं सर हमने तो उसका काम, हमने कहा ये क्या किया आपने, ये तो आपको नहीं करना था, आपने क्यों किया, अब तो आपने हमारे लिए प्रॉब्लम कर दिया है। बिल्कुल निहाल हाशमी साहब, आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, और मेरा ख्याल है जो पॉलिटिकल मैच्योरिटी एवोल्यूशन है ये मेरा ख्याल है उसकी अक्कासी करता है। आप समझते हैं कि जो ये हुआ है, अगेन मैं नहीं कहती इनकी इलीगल है तो उनको गिराएं, जिस तरह हुआ और जो इसका टाइमिंग है, स्पेशली इन द बैकड्रॉप के रऊफ हसन साहब के साथ जो हुआ, आप समझते हैं कि इससे आपको ज्यादा डैमेज हुआ है देन फेवर, जो इसका टाइमिंग है? देखिए, मैं अब काफी अरसे से इस नतीजे पहुंचा हूं कि हमें पैटिजन से ऊपर जाकर के इस रियासत के लिए अपने खिदमात और अपने काम को सर अंजाम देना चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि रऊफ साहब के साथ हो या किसी के साथ भी हुआ हो, कभी भी हुआ हो, कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, देखिए ये हम जंगल का राज नहीं कर सकते हैं, हम सबको अपनी अपनी जिम्मेदारियां पूरी करनी पड़ेगी, और हम सबको भी एक बात का अहद करना होगा कि हम ज्यादा प्रोपेगेंडा ना करें, कम बातें करें, झूठ कम बोले, एक दूसरे की इज्जत करें, लोगों को बुरा भला ना कहें। तो जब हम अपना इस्लाह करना शुरू, मैंने ये चीज मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से सीखी कि उन्होंने मुशर्रफ जैसे अर्च राइवल को भी मुशर्रफ साहब कहते रहे, इमरान खान साहब को भी इमरान खान कहते रहे। वो आपकी बात ठीक है, हम तो अपने मैं ये पूछ रही हूँ कि जो ये कल वाला इक़दाम है, जो आज सुबह ये जो हुआ, जो CDA वाला काम है सारा, इससे डैमेज हुआ, आप मानते हैं? ऑलरेडी एक पोलराइज्ड माहौल था, उसमें और ज्यादा जो है वो पोलराइजेशन हुई है, उसमें खिंचाव और ज्यादा है माहौल में। देखिए, माहौल तो देखिए खिंचाव है माहौल में, उसकी वजह क्या है, 9 मई के बाद हमने बड़ा प्रॉपर एक्शन नहीं लिया, और 9 मई का जो वाक़या है और उससे पहले का, इस मुल्क में अगर पार्लियामेंट है तो आप पार्लियामेंट में बैठ करके आप जरूर करें अपने डिस्कशन, आप बहुत टफ किस्म के अपने डिबेट्स करें, चले धरना भी आप दे लें, मगर जो हमें ताहिरुल कादरी साहब और इमरान खान साहब के दौर में देखने को मिला, तो हमारे बच्चे जो है उससे डेवलप हुए। मैं आपको तो हम ये आपकी पार्टी की लाइन है और पार्टी आपकी इसको जो है वो इस एक्शन को सब सपोर्ट कर रहे हैं क्रॉस द बोर्ड। मेरी पार्टी की कभी कोई लाइन नेगेटिव नहीं होगी, नेगेटिव लाइन मेरी पार्टी नहीं, मैं ये कह रही हूँ पार्टी की आपकी लाइन है, तो मैं आपको आई एम नॉट पुटिंग यू इन अ डिफिकल्ट स्पॉट, आपने जो कहना था वो आपने कह दिया, और समझने वाले मेरा ख्याल है समझ भी गए। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, हाजिर होते हैं तो गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और जैन साहब ने काफी कुछ लिखा हुआ है। हाँ जी, जी बताइए। थैंक यू आलिया। अच्छा, मैं हाशमी साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, उन्होंने इतनी बात कर दी है, बट सर मैंने हमेशा ये कहा है कि माजी में जो कुछ हुआ उससे हम जस्टिफाई नहीं कर सकते कि अब क्या हो रहा है। अगर पहले गलत हुआ, कम से कम हमारे में इतनी इखलाकी जरूरत होनी चाहिए कहने की कि पहले गलत हुआ। क्रेन गलत गई थी नवाज शरीफ साहब के घर, क्रेन गलत गई थी, बिल्कुल गलत गई थी, नहीं जानी चाहिए। ओल्ड एज होम गलत बनाया था, गलत हो गया ना जी, अब भी गलत हो रहा है तो इसको भी गलत कहें। हम ये नहीं कह सकते कि जब आपसे आज सवाल किया जाए कि जी 18 में ये हुआ तो उनके दौर में ये हुआ था। अच्छा, दूसरी बात आप फरमा रही हैं कि जी सिविल ब्यूरोक्रेसी जो है वो शाह से ज्यादा वफादार है, तो हकीकत ये है द बक स्टॉप्स विद द गवर्नमेंट। एंड ऑफ द डे जो भी हुकूमत वक्त है, ब्यूरोक्रेसी भी आप ही के नीचे आती है ना, आपकी मातहत है, तो आपके साथ बक स्टॉप करता है। ये आप नहीं कह सकते कि हुकूमत होते हुए कम से कम आप ये नहीं कह सकते कि जी ब्यूरोक्रेसी ने कर दिया होगा और वो ज़्यादा वफादार बनने की कोशिश करे होंगे, तो दिस विल नॉट, वी विल नॉट लेट दिस स्लाइड। ये एक बहुत बड़ी एक आपने हाशमी साहब पॉइंट ऑफ व्यू, आपने उनकी दीगर जो उनके हैं, तीसरा जो मेरा मासूमाना सवाल है, जो मेरा मासूमाना सवाल है इनसे, वो ये है कि बड़े साहब को कह रहे थे, खुश कर रहे थे, तो बड़े साहब कौन है? क्योंकि आप तो बड़े साहब भी बहुत सारे हैं ना। प्राइम मिनिस्टर साहब, मैं कैटेगोरिकली सेड प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर। हाँ, अब मैं आना चाह रहा हूं जो आपने बात की है सऊदी इन्वेस्टमेंट की, यूएई इन्वेस्टमेंट। हाँ जी, पहली बात तो ये है कि $10 बिलियन की जो एलोकेशन हुई है ना, हमें ये कहा गया था कि $25 बिलियन की इन्वेस्टमेंट होनी है। हमें ये बताया गया था कि हमें एज एन आपके टाइम पे या अभी नहीं, अभी जब मोहम्मद बिन सलमान साहब का दौरा बताया गया था तो बताया गया था 25 बिलियन। मोहम्मद बिन सलमान की बात कर रहे हैं, यूएई इन्वेस्टमेंट है। नहीं, बट पॉइंट ये है कि आई एम जस्ट यूजिंग दैट एग्जांपल कि जी $25 बिलियन की वो इन्वेस्टमेंट आके करेंगे, फिर उनका दौरा ही मनसूख हो गया, वो आई ना। अच्छा, ठीक है, तो फिर उसको फिर इतना बढ़ाए चढ़ाए ना। फिर सऊदी फॉरेन मिनिस्टर आए,
सऊदी फॉरेन मिनिस्टर यहाँ पे तशरीफ़ लाए और वो आए, मुलाकात हुई, गुफ्तन नशिस्तन बर्खास्तन हो गया, वही वाली बात जो आमिर रियाज साहब कह रहे हैं, कोई MOU नहीं साइन हुआ, कोई लेटर ऑफ इंटेंट नहीं आया, कोई हमें टेंजिबल चीज़ नहीं नज़र आ रही। बातें करने को है, बड़ी अच्छी बात है, हम चाहते हैं मुल्क में इन्वेस्टमेंट हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो चाहेगी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इस मुल्क में हो, लेकिन जैसे आमिर रियाज साहब ने फरमाया ये बड़ा आसान है कि आप अपोजिशन को हर चीज़ के लिए ब्लेम कर दें, बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के भी कुछ असूल हैं, और असूल ये है इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस नाम की एक चीज़ होती है। जिस मुल्क के अंदर कोई कानून नहीं है, जिस मुल्क के अंदर कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, जिस मुल्क के अंदर पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात के सेंट्रल ऑफिस के ऊपर रात के 12 बजे धावा बोल दिया जाएगा, या UN के डेलीगेशन की मौजूदगी के अंदर पुलिस घुस जाएगी बगैर वारंट के, उस मुल्क के अंदर कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हुए 4 दफा सोचेगा। तो अगर हुकूमत वाकई सीरियस है, अगर हम SIFC को वाकई फाल करना चाहते हैं और हम उसकी परफॉर्मेंस दिखाना चाहते हैं, तो हुकूमत को, जैसे मैंने आपसे पहले कहा, होश के नाखून लेने होंगे, और ये जो उनकी कॉल और फेल में फर्क नजर आ रहा है, इसको दुरुस्त करना होगा। जब आप अपने मुल्क का माहौल बेहतर करेंगे, जब यहाँ पे कॉन्फिडेंस बेहतर करेंगे, तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी आएगी और फॉरेन इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। ठीक, आमिर रियाज साहब आपकी तरफ आती हूँ कि अभी SIFC पे बहुत बात हो रही है, बहुत अच्छी चीज़ है, राज हुकूमत ने कहा ये हमारी रेड लाइन भी है, फेयर एनफ, और हम सब चाहते हैं कि FDI आए, मुल्क आगे चले, बट एक सूबा जो कि जहां आपकी अपोजिशन पार्टी है, आपके मुखालिफों का जो है वो गवर्नमेंट है, पख्तूनख्वा की बात कर रही हूँ, KP की बात कर रही हूँ, वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनको आप दावत ही नहीं दे रहे। सो अगेन आप क्या मैसेज दे रहे हैं जो लोग आना चाहते हैं और जो आके इन्वेस्ट करना चाहते हैं कि आपके अपने जो आपका जो मुल्क है उसमें एक सूबे में कंड्यूसिव एनवायरनमेंट नहीं है, जबकि वहाँ बहुत सारी इन्वेस्टमेंट जो है वो आ सकती है, लेकिन वहाँ कंड्यूसिव एनवायरनमेंट नहीं है, इसलिए आप उनके चीफ मिनिस्टर को भी नहीं बुला रहे। सबसे बड़ी बात ये कि जो समझना चाहिए कि आप बड़ा जब मंजरनामा देखते हैं ना, तो उसमें जब तक आप अपने मुल्क में गैर यकीनी सूरत हाल रहेगी और सियासी हिद्दत इसी तरह की रहेगी, तो कहीं पर भी जो है सरमायाकारी का आपका ट्रेंड नहीं बनेगा। जो आपके दोस्त मालिक मदद भी करना चाहते हैं वो मदद करने से कासिर रहेंगे, क्योंकि हम अपनी मदद करने के लिए तैयार नहीं है। हमारे बड़े बड़े जितने ख्वाब हैं वो वैसे के वैसे ही जो है उनकी ताबीर हमें नहीं मिल सकती। तो पहली शर्त ये होती है, जो रास्ता है माशी तरक्की का वो सियासी इस्तेकाम से होकर गुजरता है। अब बाद लोग ये कहते हैं नहीं जी माशी तरक्की होगी तो सियासी इस्तेकाम बस खुद आ जाएगा, लेकिन पहली शर्त यही होती है। देखिए भारत का तजर्बा हमारे सामने है कि भारत में मजबूत क़यादत है, और वहाँ पे आप जब भी देखें कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है, हम उस पर इतराज करते हैं मोदी की पॉलिसीज के ऊपर कि उसने इस तरह से डैमेज किया अपनी जगह, लेकिन जो वो अपने लोगों के लिए करे, जो उसके तय वो समझता है कि जी हमें करना चाहिए, वो उसकी एक सिमत दुरुस्त है और उनकी परफॉर्मेंस बेहतर है। पाकिस्तान जो कई मामलों में भारत से बेहतर हुआ करता था, और बहुत पुरानी बात नहीं है, ठीक है ना, लेकिन आज जो है वो लगता है कि हम लोग बिल्कुल रिडरलेस हो गए हैं, और मोदी हर तकरीर में जो है पाकिस्तान का फुलका उड़ा रहा होता है, मजाक उड़ा रहा होता है, और हमारी तरफ से जवाब भी नहीं दिया जाता मौसर तौर पे। तो हमारे लिए नमाय फिक्री है कि एक पाकिस्तान 24-25 करोड़ का मुल्क है, न्यूक्लियर ताकत है, ठीक है ना, और बड़े टैलेंटेड लोग हैं हमारे, मजबूत हमारी फौज है, यहाँ पे बड़ा मतलब पोटेंशियल है, हम क्यों इन हालत में आ गए? तो जो उसकी हालत में आने की बड़ी वजह हमारा हुक्मरान शराफिया की नाकामी है कि वो तजादात को हल करने से कासिर है। देखिए रियासत को अगर आगे बढ़ना होता है तो उसको अपने कंट्रडिक्शंस को रिजॉल्व करना होता है, वो हम लोग कर नहीं पा रहे हैं, और हम बार उसी मतलब है उन पुरानी चीजों में फंस जाते हैं। मतलब आप देखें ना, ये कैसा मुल्क है कि जहां पर अभी तक 20वीं सदी की जो क़यादत है वो 21वीं सदी के पाकिस्तान से चिमटी हुई है, ठीक है ना, पाकिस्तान कहीं और चला गया है। आज के बच्चे रिलेट नहीं कर पा रहे, हमें नई क़यादत, नई लहजे, नई सियासत की जरूरत है। ये जो हमारी एक है ना कि जी मौरूसी सियासत, चाहे वो खुदा आपका कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल पर हो रही हो या नेशनल लेवल पर हो रही हो, वही चीजें अभी तक वही पुराना हमारा वो है तरीक़े वारदात है। उसमें आप कहें क्या नतीजा लेकर आ जाएंगे, हम वही केमिकल डाल रहे हैं, वही हम तजुर्बा जो हम कहते हैं ना 10 मरतबा कर चुके हैं, बार बार वही तजुर्बा कर रहे हैं, तो नतीजा भी वही आएगा आपके पास। तो वो कॉस्मेटिक चीजें हमें कहीं लेके जाएंगे। आप असल इशू पे बात करें, इशू ये कि हमारी हुक्मरान अशराफिया, मैं कलेक्टिव बात कर रहा हूँ सबकी, कि वो ज़ाहिर है आपको पता है हुक्मरान कुछ लोग एक पार्टी में होते हैं, कुछ लोग दूसरी पार्टी में होते एक ही खानदान के, वो 200-400 खानदान काबिज खानदान पे, तो उसको जब तक आप जगह नहीं बनाएंगे मिडिल क्लास के लिए, यहाँ पे एक इंसाफ नहीं होगा, यहाँ पे मतलब है चीजों को एक मेरिट बेस्ड हमारा मुल्क नहीं होगा, तो हम इसी हालत में रहेंगे। जी इसी हालत में रहेंगे। निहाल हाशमी साहब, कमिंग बैक टू SIFC वाला जो इशू है, क्या वजह है कि खैबर पख्तूनख्वा के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनको नहीं बुलाया जा रहा,
और मतलब एक ऑलरेडी जो उनकी तरफ से शोला बयानी हो रही है उसमें इजाफा ही होगा। बेशक वो बातें गलत कर रहे हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे जो है वो हुकूमत पे ओनस होता है, क्योंकि जाहिर है हुकूमत जो है वो आप फेडरल गवर्नमेंट है, आप पे ओनस ज़्यादा है कि आपने सबको साथ लेके चलना है। देखिए, एक बात मैं अभी कुरैशी साहब का सुन रहा था, तो उन्होंने कहा जी कि इन्वेस्टमेंट डायरेक्ट नहीं आ रही। कैसे आएगी जब 2014 में बकौल कुरैशी साहब के एक मकबूल लीडर साहब ने पूरी दुनिया में कहा कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट या पेमेंट बैंकिंग चैनल से ना किया जाए बल्कि हुंडी के जरिए किया जाए। तो इंटरनेशनली जब आप और मैं अभी ये प्रोग्राम कर रहे हैं, जब ये ऑन एयर होता है तो ये आपके चैनल का सिर्फ नहीं रहता एसेट, ये लोगों का, ये यूट्यूब इसको उठा लेती है। तो जब उन्होंने ये कहा कि हुंडी से भेजा जाए, जब उन्होंने बिल जला दिए मुख्तलिफ सरकारी इदारों के, जब मैं ये पूछता हूँ कि ये बताएं मुझे, मैं एक और बात पूछता हूँ कि मुझे कोई बताएगा कि स्टेबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, अनस्टेबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? ये हुकूमत ऑपोजिशन दोनों हाशमी साहब रिस्पॉन्सिबल है। बट मैं कुरैशी साहब के साथ बहुत चीजों पर उनके साथ जो है इख्तिलाफ है, पर इस पे अगर वो कह रहे माजी में गलतियां हुई। मोहतरमा एक मिनट, लेट मी फिनिश। स्टेबिलिटी आई थी 2014 में, और उस वक्त जब सीपैक का मामला तय हुआ, जब शी जिनपिंग साहब चाइना से पाकिस्तान आ रहे थे, $56 बिलियन का इन्वेस्टमेंट आ रहा था, तो उस वक्त क्या हुआ? क्या हम माजी में हम पीछे ही देखते रहेंगे और आगे इसीलिए हम एक्सीडेंट कर बैठेंगे? हम रेयर व्यू मिरर में ही देखते रहेंगे और गाड़ी जाके मार देंगे कहीं हम? देखिए, न्यू फेज जो है ऐसे इंस्टॉल नहीं होता है, एक पॉलिटिकल प्रोसेस से होता है। किसी को साहब अब आगे भी देखे ना, आगे भी तो बढ़ना है, इससे आगे भी तो चलना है ना। यही तख्तियां लेके चलेंगे तो नहीं चल पड़ेंगे। लोगों को वो मौके दिया जाए, उनको सियासी प्रोसेस में लाया जाए, उनको गाली गलौज से हटाया जाए। सर, सियासी प्रोसेस में लाना है तो आपको एसआईएफसी में बुलाना पड़ेगा ना, उनको एसआईएफसी में बुलाना पड़ेगा आपको। इकोनॉमी स्किल्स के साथ आएंगे। क्विक आप रिस्पॉन्ड क्विकली, मेरे पास 20 सेकंड। वेरी क्विकली, ये फिर वही वाली बात आ गई, कॉल ऑफ फेल में फ़र्क है। वो उनको 2014 का धरना याद आ रहा है, उनको ये नहीं याद आ रहा कि 18 में हमारी हुकूमत भी आई, 6% के ऊपर ग्रोथ भी हुई, 13% लार्ज स्केल इंडस्ट्री भी बढ़ी, हाँ 6 ट्रिलियन का उस वक्त हमने रेवेन्यू भी दिया, तो हमने दिखाया कि मुल्क के अंदर कैसे इन्वेस्टमेंट आती है। दूसरी बात ये है कि इनको बताएं, हाशमी साहब अर्ज करूं, सर मैं अर्ज करूं, एतराज नहीं है, पाकिस्तान से दुश्मनी ना करें प्लीज। हम भी यही फरमा रहे हैं हाशमी साहब, हम भी यही फरमा रहे हैं कि देखिए आप दुनिया को क्या इमेज दिखा रहे हैं कि आप एक सूबा जिसके अंदर एक मुंतखब हुकूमत बैठी है उसको एसआईएफसी में नहीं बुला रहे। याद रखें कि वो आपकी हुकूमत में इन्वेस्ट करने नहीं आ रहे, वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने आ रहे हैं, और खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान का हिस्सा है। तो अगर आप हाशमी साहब, आपकी बात में मैंने सर इंटरप्ट नहीं किया था, अर्ज ये है कि जब भी आप किसी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करेंगे तो वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने आएगा, वो हुकूमत पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने नहीं आ रहा। तो अगर एसआईएफसी की आप मीटिंग बुलाएंगे और उसमें एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सूबे के चीफ मिनिस्टर को नहीं बुलाएंगे तो वही वाली बात है, आप क्या ऑप्टिक्स दे रहे हैं। बिल्कुल, एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं तो गुफ्तगू को ये रिन्यू करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ज़रा क्विकली आपसे एक रिस्पॉन्स लेना चाह रही हूँ। अभी कुछ ही देर पहले अली परवेज़ मलिक साहब ने जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि जो केपी ने आज बजट प्रेजेंट किया है, पहली दफ़ा हुआ है कि वफाक से पहले की है, तो वो हमारा जो IMF के साथ डील है उसको सैबोटाज करने के लिए किया है। मैंने अभी तक ना केपी, ऑनेस्टली स्पीकिंग, केपी का बजट भी नहीं देखा और अली परवेज़ मलिक साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं देखी, तो मैं उसके ऊपर अभी आई एम नो पोजीशन टू कमेंट। देखिए कि जब आपने केपी को हर चीज़ से ही रैदा कर दिया, अभी हम बात कर रहे थे एसआईएफसी किससे भी निकाल दिया, हर चीज़ निकाल दिया, बेयारों मददगार छोड़ दिया, तो हमने तो अपना बजट देना है, हमने तो अपना सूबा चलाना है। हमारा चीफ मिनिस्टर आपको डे 1 से कह रहा है कि मुझे मेरे जो हकूक हैं वो दो, मेरा जो हिस्सा जो बनता है मुझे नहीं, तो मैं चढ़ दौड़ूंगा। चढ़ दौड़ना तो चलो वो एक सियासी बयान है, बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज जो उनका हक बनता है, बिजली में बनता है, फंड में बनता है, एनएफसी में बनता है, वो उनको दें ताकि वो अपना सूबा चलाएं। लेकिन आप उनको हर चीज़ से एलिनेट करते जा रहे हैं, तो ऐसे काम नहीं चल सकता।
और केपी ने अपना बजट दिया, इंशाल्लाह कल सुबह हम भी अखबार में पढ़ेंगे, उसके बाद देखेंगे, उसके बाद कमेंट कर सकेंगे। मिर्जा साहब ये बताइए कि इस वक्त जो एक तरफ एक सूबे को एलियनेट किया जा रहा है, एक सूबे को जो है वो चीज़ों से बाहर रखा जा रहा है, दूसरी तरफ उसी पार्टी के जो लोग हैं, इमरान खान साहब ने पहले रऊफ हसन साहब, उसके बाद फिर जो अब ये हालात इस वक्त चल रहे हैं उसमें ये लग रहा है कि कोई तहरीक की बात जो है वो हो रही है, गो कि वो तहरीक तब तक कामयाब नहीं होगी जब तक उनको मौलाना या कोई ऐसी जमात जिसके पास बैठने की पावर हो, स्ट्रीट पावर हो, वो इम्पटिस प्रोवाइड ना करे। मौलाना साहब अब ये कह रहे हैं कि मैं सोच विचार कर रहा हूँ, कंडीशनैलिटीज़ उन्होंने रखी हैं। आपको किस हद तक ये पार्टनरशिप कामयाब होती नज़र आती है, ए, और बी ये कि क्या आपको लगता है कि जो राना सनाउल्लाह साहब या दीगर लोगों की एक्सपेक्टेशंस हैं कि मौलाना साहब अगर इनके करीब होंगे तो वो सियासी बुर्दबारी रखते हैं, वो इनको वापस जो है वो पॉलिटिकल फोल्ड में वापसी की तरफ जो है वो ला सकते हैं, कैन प्ले अ पॉजिटिव रोल? ये दो बातें, पहले तो ये कि पाकिस्तान को एक वही तौर पे और इंसुलेशन उसी तरह हो सकती है कि तमाम लोग जिन्होंने मैक्सिमम कहते हैं ली भी हैं उससे जरा सा नीचे, तो जब तक ये नहीं हो को मतलब पढ़ने का रास्ता और हम उसी तरह में रहेंगे। अब मौलाना की और पीटी पार्टनरशिप है और कि इसके ऊपर बहुत सारे निशान है कि जिनकी कहते हैं ना कि माजी करीब रही है एक दूसरे को कर। हमने ये भी देखा है कि जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग जो है वो साथ चल सकते हैं, में भी एक जमाने में बड़ी होती थी, छुरे निकाल कर एक दूसरे के पीछे दौड़े होते थे, तो चीज भी बिल्कुल इम्कान है इस चीज का। लेकिन ये जो आपने बात की कि मौलाना एक बड़े जीरक सियासतदान है, वो नाराज हैं और उनकी नाराजगी की कुछ वजूहात हैं। अब ये देखना है कि उनको मनाने के लिए क्या कर सकती है हुकूमत, किस तरह से मानेंगे, क्योंकि हमारी अमूमन ये होता है कि एक लेकिन उनकी नाराजगी ज्यादा इनके साथ है, इनके लोगों के साथ ज्यादा है, इनसे ज्यादा उनकी जो है वो आजकल तो बहुत आपके और उनके मिसाली ताल्लुकात लगता होने जा रहे हैं। अर्ज ये है कि हम एक पॉइंट पे एक एजेंडे पे इकट्ठे हुए हैं कि हमारा मैंडेट चुराया गया। अब अगर उनका मैंडेट तो आपने चुराया है, बकौल उनके। हम हाजिर हैं, अली अमीन की बात सुन लें। अली अमीन ने कहा कि जॉन सल्फर कहते हैं मैं खोलने को तैयार हूँ, बशर्ते कि पूरे पाकिस्तान में आप ये काम करें। ये पहली दफा, मैंने अक्सर ये बात की है, ये पहली दफा 2024 का 8 फरवरी का इलेक्शन हुआ है जिसपे जीतने वाला भी राजी नहीं है, हारने वाला भी राजी नहीं है, MQM भी राजी नहीं है, पीपल्स पार्टी भी राजी नहीं है। हम बिल्कुल क्लोजिंग की तरफ जाने वाले, निहाल हाशमी साहब की तरफ भी जाना है, जो वो कंडीशनैलिटीज है उनकी कि जी हमें एक तो कमेटी बनाएं, इसको रिकॉन्स्टिट्यूट करें, ये सारा जो प्लेटफॉर्म है, बिकॉज ऑब्वियसली शायद वो अचकज़ई साहब की सरबराही में नहीं करना चाहते, रीफॉर्मुलेट करें, और दूसरा कमेटी बनाएं जो कि इमरान खान साहब से ये गारंटी लेके आए कि कमेटी जो डिसीजंस लेगी वो आगे चलेंगे। ये बड़ी प्रॉब्लम है। उमर अयूब साहब और असद कैसर साहब की उनसे मुलाकात हुई, बड़ी तफसीली मुलाकात हुई, और उन्होंने उनकी रिकमेंडेशंस जो हैं बानी चेयरमैन के पास लेके जानी है। ऑब्वियसली एंड ऑफ द डे फैसला वो करेंगे, बट मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई इशू होना चाहिए। अगर वो इस पॉइंट पे, इस एजेंडा पे हमारे साथ आते हैं तो हमने तो पहले भी प्रूव किया कि हम हर जमहूरी कुव्वत के साथ बात करने को तैयार हैं, और हम चाहते हैं कि ये कहानी आगे चले। हम चाहते हैं कि जो अगला इलेक्शन हो, सवाए 3 के हम सबसे बात करने को तैयार हैं, और उसमें अगर मौलाना साहब की कोई ऐसे मुतालबात हैं, ज़ैन साहब की बात नहीं कर रही मैं, ज़ैन साहब तो शायद बाकी सबसे बात करने को तैयार हूँ, मैं इनकी पार्टी की बात कर रही हूँ। लेकिन निहाल हाशमी साहब, क्विकली आप मुझे ये बता दीजिए, क्या आपकी एक्सपेक्टेशंस है ये पार्टनरशिप चलेगी, और क्या हुकूमत के लिए कोई नया महाज खड़ा हो सकता है, या बेहतरी की उम्मीद रखी जाए मौलाना की और इनकी पार्टनरशिप की? देखिए जी, हर वक्त हर चीज का खदशा है कि महाज हर जगह खड़ा होता है, और इस मुल्क में तो कहीं से भी कोई भी इशारा हो जाए महाज खड़ा हो जाता है। मगर हमारा जो महाज है वो इस मुल्क के लोगों के मामले में, जो इन्होंने महंगाई की, जो बेरोजगारी की, जो इन्फ्लेशन किया, जो कर्ज लिया, जो इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया, ये हमारा महाज है। हम अपने लोगों को रिलीफ देने के लिए आए, हम इनको तकलीफ देने के लिए नहीं है। हमारी प्रायोरिटी पाकिस्तान के 25 करोड़ लोग हैं, कोई सियासी पार्टी नहीं है, ना उसको कमजोर करना ना उसको मजबूत करना। तो मोहम्मद नवाज शरीफ एक डेवलपमेंट ओरिएंटेड आदमी है, वो और उनकी पार्टी जो है वो डेवलपमेंट पे ज्यादा फोकस करेगी, इकोनॉमी पे ज्यादा फोकस करेगी। ये डेवलपमेंट होने दे, उनको भी बुला ही लीजिएगा। आई होप कि वहां पे भी जरा होश के नाखून ले ले हुकूमत। देखिए जी, जो भी पाकिस्तान में स्टेक होल्डर्स है, ऑल आर मोस्ट वेलकम। आपकी याद होगा शहबाज शरीफ साहब ने 2018 में कहा था कि आओ और बैठ के हम आज मिसाके मैशत करते हैं। हम बिलीव करते हैं डायलॉग पे, हम किसी को चोर डाकू नहीं कहते हैं।
सर फिर क्यों नहीं बुला रहे आप? मेरे जवाब नहीं दे रहे, मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे, फिर क्यों नहीं बुला रहे उनको? SIFC में क्यों नहीं बुला रहे? देखिए जी, बात सारी ये है यार, ये फैसला निहाल हाशमी ने नहीं करना, इसलिए निहाल हाशमी इसका जवाब नहीं दे सकते। नहीं, बात मेरे सवाल का नहीं, बात उनके किरदार का है। वो अगर माजी में भी कई बार हुआ है कि उन्होंने रिफ्यूज किया, ब्लंटली रिफ्यूज कर दिया कि हम नहीं आ रहे। आपने बुलाया ही नहीं, अब तो वो नाराजगी का इजहार कर रहे हैं, आपने तो बुलाया ही नहीं। बुला लें आगे से, वो ना आए तो वो एक और चीज है। देखिए, अभी मोहब्बत के इम्तिहान और भी हैं, अभी बहुत आगे बढ़ना है। हम जब हमें नजर आएगा कि वो अवाम के लिए काम कर रहे हैं, किसी फर्द वाहिद के लिए नहीं कर रहे हैं, KP के अवाम की जिंदगी को बेहतर करने के लिए काम कर रहे हैं। ऑन दैट नोट मुझे प्रोग्राम क्लोज करना है, आई होप के आगे देख सकें और बार बार हम पीछे की गलतियां जो हैं ना दोहराएं, टिट फॉर टैट ना करें। जैन साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। आमिर ज़िया साहब और निहाल हाशमी साहब, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। विल सी यू टुमारो। गुड नाइट एंड अल्लाह हाफिज़।